India out is not a campaign slogan anymore, it is now government policy. Maldivian President Abdul Gayoom has now reaffirmed that India is the Maldives' closest friend and an ally. भारत का सबसे करीबी दोस्त होने के नाते मालदीव ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा लग रहा है कि अब राजनीति में बदलाव से सालों पुरानी दोस्ती खतरे में पड़ जाएगी। 4 जनवरी 2024 पीएम मोदी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लक्षद्वीप की कुछ फोटोज शेयर करते हैं। उन फोटोज द्वीप के कुछ पॉलिटिशियंस जिनमें मरियम शोइना, माल शाह शरीफ और अब्दुल्ला महजूम शामिल हैं। इनका कहना था कि पीएम मोदी लक्षद्वीप की फोटोज डालकर उसे मालदीव के साथ कंपेयर कर रहे हैं, पर मरियम पीएम के ऊपर पर्सनल अटैक करती हुई कहती हैं कि वह इजराइल के पपेट हैं और लक्षद्वीप की इन फोटोज़ में साफ साफ देखा जा सकता है कि वो लक्षद्वीप और मालदीव्स का कंपैरिजन कर रही हैं। और महजूम मजीद अपने कमेंट्स के अंदर इंडियन कल्चर को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर होने वाले इस बवाल को देखकर इंडिया के अंदर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड शुरू हो जाता है। मालदीव्स के लिए कई हज़ारों फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स को कैंसिल किया जाता है और वही दूसरी ओर मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत कर दी जाती है। पर हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। मालदीव को साल 1965 में ब्रिटिशर से आज़ादी मिलती है। 1979 से साल 2000 तक मालदीव एक डिक्टेटरशिप में रहता है, जिसके दौरान भी इंडिया मालदीव के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। साल 2008 में यहाँ पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जाता है। एमडीपी पार्टी पावर में आती है और मोहम्मद नशीद यहाँ के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। इंडिया फर्स्ट की अपनी पॉलिसी के साथ इन्होंने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और मालदीव को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए काफ़ी सारे काम किए, जिसके कारण 2009 में इंडिया मालदीव को मिलिट्री इक्विपमेंट्स गिफ्ट करता है। और 2012 में होने वाली पॉलिटिकल क्राइसिस से 2013 के इलेक्शंस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। नई पार्टी पावर में आती है और देश की फॉरेन पॉलिसी भी बदल जाती है। पीपीएम पार्टी के अब्दुल्ला गयूम नए प्रेसिडेंट बनते हैं। नई बनी सरकार को इंडिया कोई ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए 2016 में ये कहते हैं कि इंडिया को अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स वापस ले लेने चाहिए। इंडिया से दूर होकर मालदीव चाइना की ओर ज़्यादा झुक रहा था, क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज़ को मालदीवियन आइलैंड्स पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे थे और मालदीव चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा भी बनता है। इसी टाइम पीरियड के दौरान चाइना मालदीव को काफ़ी सारा कर्ज देता है, जिसके कारण मालदीव कर्ज के बोझ के नीचे दब जाता है। अनुमान है कि मालदीव के पास अब 1.5 बिलियन डॉलर्स का कर्ज था, पर टाइम बदलता है। 2018 में नई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है। एमडीपी पार्टी के इब्राहिम मोहम्मद सोली मालदीव के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। मालदीव इस टाइम के दौरान फिर से इंडिया के काफ़ी करीब आ जाता है। इंडिया के मिलिट्री इक्विपमेंट्स वापस देने की डेट को पोस्टपोन्ड किया जाता है। इंडिया और मालदीव्स के बीच काफ़ी सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ की जाती हैं, पर उनमें से कई ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स को पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाता, जिससे मालदीव की पॉलिटिकल पार्टीज जो ओपोजिशन में बैठी हैं इसे पसंद नहीं करती। उनका कहना था कि इंडिया की आर्मी की प्रेजेंस मालदीवियन आइलैंड्स पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए इंडिया आउट का एजेंडा शुरू किया जाता है। इसके लिए काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और काफ़ी सारे जर्नलिस्ट इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। पीपीएम की ओपोजिशन पार्टी इंडिया आउट के साथ अपना कैंपेन शुरू करती है। ये जब साल 2023 में इलेक्शंस होते हैं तो पीपीएम पार्टी पावर में आती है और मोहम्मद मुइज़ू बनते हैं यहाँ के नए प्रेसिडेंट। इंडिया आउट के प्रॉमिस के साथ आई ये पॉलिटिकल पार्टी अपना काम शुरू कर देती है। प्रेसिडेंट बनने के 7 दिन बाद मोहम्मद मुइज़ू इंडियन फोर्सेस को देश छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ये सारा सीन शुरू हो जाता है। मालदीव और इंडिया के सालों पुराने रिलेशंस अब बहुत हद तक खराब हो चुके हैं। 1192 आइलैंड्स वाले इस देश के 189 आइलैंड्स ही इनहेबिटेड हैं, जिनमें से अबाउट 150 आइलैंड्स या तो पब्लिक रिजॉर्ट्स हैं या किसी टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। यहाँ की आबादी 5 लाख है, पर हर साल यहाँ 17 लाख टूरिस्ट घूमने आते हैं, जिनमें करीबन 2 लाख इंडियंस होते हैं। और इंडिया टूरिज्म में यहाँ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। टूरिज्म यहाँ की जीडीपी का 28% है। मालदीव दुनिया का सबसे लोएस्ट लेइंग कंट्री है।
अनुमान है कि साल 2100 तक ये देश पूरी तरह से पानी के अंदर बह जाए।